Hi everyone, this is Mukund Kumar. I secured rank 54th in this year's Civil Services examination. I am 22 years old and this was my first attempt. Basically, I'd begin with my introduction. I did my 10+2 from Sainik School, Golpara, Assam, and thereafter I did my graduation in English Literature from Delhi University, PGDAV College. So here at DKT platform, I am here to share my strategy and all the things related to civil services examination. At the very outset, I'd like to thank whole DKT team because even during my preparation, I got a lot help from DKT videos and for carrying on the same tradition to help you all. Okay, so now basically I'll share my strategy step by step and we'll discuss different issues. So first thing that I have decided to talk about is why civil services examination और सिविल सेवा परीक्षा करना क्यों है, क्यों ज्वाइन करना है. तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है स्पेशली फॉर न्यू एस्पायरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि सिविल सर्विस में कैसे ज्वाइन करना है और क्यों करना है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत लोग का समझना है कि मानते हैं कि सिविल सर्विस ज्वाइन करने से पावर मिलता है, इन्फ्लुएंस होता है, लाइमलाइट मिलती है, विभिन्न तरह की बातें हैं. पर मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज गोज बियॉन्ड दैट. यू हैव टू look into the deeper picture and bigger picture that civil services platform provides us. So it is very important that we understand the importance of this exam, which is it gives you opportunity and platform to serve the people, to serve the nation, और आप लोगों के बीच रह के लोगों के लिए काम करते हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है और अगर कोई हम में से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हमारी प्रिपरेशन काफ़ी इजी हो जाएगी. जब भी हम कभी डीमोटिवेट होंगे तो ये चीज़ हमें याद दिलाएगी कि हम अपने आप को इंस्पायर करें और जो बड़ा पिक्चर है उसको ध्यान में रख के अपने प्रिपरेशन करें तो हमारी प्रिपरेशन इजी हो जाएगी. आगे मैं आप लोगों से अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँगा कि कैसे मैंने प्रिपरेशन किया. तो बेसिकली मैंने 2016 में प्रिपरेशन किया और 2019 में मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखा. So it was 3 years gap, but 1 year I completely kind of 1 year of mine went into the understanding the examination process and everything. So basically it was from 2017 onwards for 2 years that I began my preparation and went ahead with it. So here also I'd like to share my 2 years civil services strategy, which I believe कि आपको काफ़ी helpful होगा. और जब आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 2 years पे डिवाइड करते हैं तो आपके लिए सिविल सर्विस की सिलेबस काफ़ी इजी हो जाएगी. तो सबसे पहले प्रिपरेशन शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट है कि आप जो है समझे कि तैयारी कैसे करना है. और उसके लिए आपको जो है 2 बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. पहला तो आपको यूपीएससी की सिलेबस डाउनलोड करनी है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की और मेंस एग्जामिनेशन की. और उसको आपको बार बार अपने सामने आप टेबल पे चिपका सकते हैं और बार बार उसको आप जो है देख के समझ सकते हैं कि सिलेबस क्या है. दैट इज़ द बेस्ट सोर्स टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर. और उसके बाद सिलेबस देखने के बाद कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है. और जब ये दोनों चीज़ करेंगे तो आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे कि व्हाट यूपीएससी डिमांड्स फ्रॉम अस and accordingly we can prepare our strategy. तो जैसा कि मैंने पहले 2 year strategy की बात की थी, 24 months का प्रिपरेशन जो मेरा रहा था, तो इन सेम लाइन I'd like to talk कि कैसे करना है. तो सबसे पहले तो I'd like to recommend कि आप उन सब चीज़ों को करिए जो कि कॉमन है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में और मेंस में. और आप लोग जो जानते हैं उन्हें पता ही होगा कि there are some subjects which are common in prelims and mains. For example, polity is there, economics is there, environment is there, history is there, and there are various other subjects. तो सबसे पहले आप उसको प्रीलिम्स का पेपर से और GS 1 2 3 4 का पेपर से निकाल के और जो कॉमन है उसको आप इंटीग्रेटेड प्रिपेयर कीजिए. तो क्या होगा कि जब आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. यू डू नॉट हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन and then again for the mains examination.
और आप जब साथ करेंगे तो आपका एक बहुत ही रॉबस्ट और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगा जो कि आपको मेंस के टाइम पे हेल्प करेगा। और जब ये सब कॉमन सब्जेक्ट्स आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि देयर आर सम पोर्शंस विच आर एक्सक्लूसिव फॉर द मेंस एग्जामिनेशन इन जीएस 1, 2, 3, 4। तो जैसे कि जो कॉमन पोर्शन है वो आगे आपको करना है। तो जैसे कि इथिक्स का पेपर हो गया जीएस 4, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, वो कम्प्लीटली आपको प्री के लिए नहीं करना है, वो मेंस के लिए करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री है जो कि आपको मेंस के लिए करना है। उसके अलावा भी जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, वो आपको मेंस के लिए करनी है। और आपका जो है प्री और मेंस का कंबाइंड प्रिपरेशन में आपका लगभग 12 से 14 मंथ्स, फ्रॉम 12 to 14 months it will take, and then the next few portion that is left would be completed in next 3 to 4 months। तो इस तरह से आप लगभग आप जो है लगभग 12 से 15 महीने में ये सब पोर्शन कंप्लीट कर पाएंगे। और आप अपनी स्पीड से, अपने टाइम से देख सकते हैं कि करना कैसे है और किस स्पीड से आपको जाना है। वो कोई स्टैंडर्ड प्रूफ नहीं है। सम ऑफ अस आर स्लो रीडर्स, सम ऑफ अस लाइक टू रीड फास्ट एंड रिटेन थिंग्स फॉर लॉन्गर टाइम। So that depends on your own capability. There is no final word from my side, and I think if you decide accordingly, that would be very helpful for you. ये सब करने के बाद जो है now we'll shift to the optional subject, and here I'd like to talk about the importance of the optional subject. So for optional we have 500 marks. There are 2 papers for optional, and it is very important to understand that why optional is so important. Everybody says that optional is important, but I think very few people tell us why optional is important. तो यहाँ पे मैं ऑप्शनल की भी इम्पोर्टेंस आपको बताऊँगा। ऑप्शनल का इम्पोर्टेंस ये है कि ऑप्शनल के मार्क्स जो हैं वो काफ़ी हाई एक्सटेंट तक आप ऑप्शनल में मार्क्स ला सकते हैं। आप बड़े आराम से 60 to 70% मार्क्स ला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड योर प्रिपरेशन। तो जीएस में क्या होता है, अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं तो आउट ऑफ 250 यू विल गेट 125 मार्क्स, and believe me that would be one of the highest all India marks that you would be scoring in GS paper. But in optional paper you can if you combine 2 optional paper then you can go up to 300 marks, and even you can go up to 70% marks, so up to 350 marks। और यहाँ पे जो है 100 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। आपके जीएस के पेपर को 2 को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आप 250 मार्क्स स्कोर करेंगे, वो भी बहुत ही एक्सट्रीमली एग्जाम्पलरी वेल आपने लिखा है तभी। पर अगर आप ऑप्शनल में आप अच्छे से एफोर्ड करें तो आप आराम से 100 मार्क्स का डिफरेंस ला सकते हैं, एंड दैट वुड बी ए ग्रेट डिसाइडिंग फैक्टर इन सर्विस एलोकेशन, कैडर एलोकेशन, एंड इट विल ऑल्सो बूस्ट अप योर रैंक। तो ऑप्शनल के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप पूरे आराम से 6 महीना आप ऑप्शनल को दें और बड़े तसल्ली से धीरे धीरे आप ऑप्शनल करें। चूँकि ऑप्शनल का सिलेबस बहुत वास्ट है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको धीरे धीरे करें और अच्छे से करें। तो आप एक बार टाइम दे के करेंगे तो एक बार आपने कर लिया तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। और ये सब करते करते कुछ आपके 20 मंथ्स ओवर हो जाएंगे। आपके पास 4 मंथ्स 4 to 5 मंथ्स होंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो प्री जब भी आप देंगे उससे 4 से 5 महीने पहले आप जो है पूरा कम्प्लीटली आप प्री के लिए डिवोट करें। और पर्सनली फॉर मी द बिगेस्ट चैलेंज वाज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड व्हेन आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट समवेयर दैट आई विल मेक इट टू द लिस्ट, क्योंकि प्री इज़ वेरी रिस्की गेम दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और प्रॉब्लम ये होता है कि प्री में सम टाइम इन द लास्ट मोमेंट some of us get nervous, some of us are unable to keep the calm and composure, and then we hit the wrong option, and that sometimes takes us into the difficult zone, dangerous zone, and that may even take you out from the qualification marks। तो क्या होगा कि आपको जो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो पहला स्टेज होता है, और अगर आप वहाँ नहीं सेलेक्ट होते हैं तो आप मेंस भी नहीं लिख पाएंगे और आपका अटैम्प्ट भी काउंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप 4 से 6 महीना कम्प्लीटली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को दें। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप ऑप्शनल कर चुके होंगे, मेंस भी आपका लार्जली कवर्ड होगा। तो जो आपका 100 डेज़ का टाइम मिलेगा और इस साल 94 डेज़ का,
तो उसमें आप जो है आराम से जो है ऑप्शनल को रिवाइज कर पाएंगे और जीएस को रिवाइज कर पाएंगे। और थोड़ा पीछे मैंने आपको बताया था कि 12 से 14 महीने में आपका प्रीलिम्स और मेंस का कॉमन प्रिपरेशन हो जाएगा। तो उसके बाद साइमल्टेनियसली आप क्या कीजिए, साथ साथ में आप ऑप्शनल की तैयारी कीजिए और आप मॉक टेस्ट देना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए शुरू कर दीजिए। मैं भी हर संडे मॉक जाके डिफरेंट टेस्ट सेंटर्स पे आप दे सकते हैं और आप घर में भी मॉक टेस्ट ला के दे सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू कैन अफोर्ड, देन यू मस्ट गो, आप मॉक टेस्ट सेंटर पे जाके दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट होता है और आपका प्रिपरेशन भी आपको पता चल जाएगा। और जब आप घर आते हैं तो मॉक को बिल्कुल भी नहीं कि आप मार्क्स देख के खराब आया तो डिप्रेस्ड होके डीमोटिवेटेड होके आप उसको साइड कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मॉक को बड़े आराम से धीरे धीरे एनालाइज करना है। तो यू हैव नेक्स्ट 1 वीक टाइम फॉर एनालिसिस, और उसमें आप लगभग 15 क्वेश्चन डेली पिक कीजिए और उसको टाइम देके आप अच्छे से कीजिए, मॉक एनालिसिस कीजिए और देखिए कि आपने क्या सोचा, उस समय आपने क्या सोचा कि आपकी गलती हो गई। इसके अलावा प्री के लिए मैं कुछ और आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा जो कि मैं पर्सनली फॉलो किया। अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसको ज़रूर अटैम्प्ट लें, अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर दैट 70 ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आपने सही टिक किया है। दैट इज़ वेरी हार्ड, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि दिस इज़ द सेफेस्ट रिस्क दैट यू कैन टेक इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम, क्योंकि अगर आप 3 एलिमिनेट कर देते हैं तो आप आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो 2 एलिमिनेशन के बाद आप बहुत सेफ हैं, आप अटैम्प्ट लीजिए। एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ दैट कि आप जो है नेट स्कोर जब निकालेंगे तो आपका काफ़ी पॉजिटिव रहेगा एंड यू विल स्कोर प्रीटी वेल मार्क, दैट इज़ देयर। इसके अलावा अब मैंने आपको प्रीलिम्स बताया, प्रीलिम्स मेंस का इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद आपको 6 महीने ऑप्शनल के लिए करना है और कम से कम 4 months प्लीज़ गिव टू द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, बिकॉज दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज एंड इफ़ यू मेक इट देन यू वुड बी इंथुजियास्टिक, यू विल हैव मोर एनर्जी और आपका मेंस भी काफ़ी अच्छा जाएगा। फ़िलहाल हम लोग मैं यहाँ पे इंटरव्यू का बात नहीं करूँगा, इंटरव्यू बाद का स्टेज है और लेटर ऑन आई विल शेयर माई स्ट्रेटेजी फॉर इंटरव्यू इन डिटेल्ड वे। चलिए अब हम लोग ऑप्शनल की बात करते हैं और ऑप्शनल में थोड़ा मैं आप लोगों को डिटेल में बताना चाहता हूँ, चूँकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ऑप्शनल में आप 70% मार्क्स ला सकते हैं और ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। तो ऑप्शनल के लिए देखिए, सबसे पहले समझना ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऑप्शनल आप लेना चाहते हैं। तो अगर मैं आपको पर्सनल अपना खुद का एग्जांपल दूं तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर से ऑनर्स कंप्लीट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मेरी ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो अब आप बोलेंगे कि मैं इंग्लिश लिटरेचर भी ऑप्शनल है तो मैंने क्यों नहीं लिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि आपका जिस भी सब्जेक्ट में आपका सामान्य रुचि है, जनरल इंटरेस्ट है, आप वो ऑप्शनल लें। आप बिल्कुल भी ये नहीं देखें कि टॉपर्स कौन सा ऑप्शनल ले रहे हैं और एक्स ऑप्शनल में कितने मार्क्स आ रहे हैं, वाई ऑप्शनल में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इसमें मैक्सिमम सेलेक्ट हो रहे हैं। It's my kind request to all of you that please avoid all these things that are going on and choose only that optional in which you have general interest and which you enjoy reading. So personally मुझे जो है thinkers पढ़ के मैकियावेली, प्लेटो, एरिस्टोटल, कौटिल्य, गांधी जी, अम्बेडकर पढ़ के अच्छा लगता था तो मैंने ये ऑप्शनल लिया। और क्लास 12 के बाद से ही मुझे आईआर पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। जब भी मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था तो आईआर का जो वर्ल्ड का जो पेपर पेज होता है वो पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं ट्रेंड एनालाइज करता था। तो आपका भी अगर कुछ ऐसा रुचि है किसी ऑप्शनल में तो आप बिल्कुल उसको लें। आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रखें कि इसमें मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टली जब आप रिजल्ट एनालाइज करेंगे तो आपको मिलेगा कि हर ऑप्शनल से कैंडिडेट और टॉपर सेलेक्ट होते हैं और हर ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और वंस अगेन आई वुड से दैट प्लीज़ गिव 6 months टू ऑप्शनल, दैट वुड fetch you a lot of good marks and you will excel in that optional। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब मैं आप लोगों के साथ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव लिस्टेड फॉर टॉकिंग एंड हेयर आई लाइक टू शेयर माई बुक लिस्ट। तो ये काफ़ी क्लीचेड होगा
एंड सबको पता है क्या बुक पढ़ना है, बट स्टिल फॉर द न्यू एस्पायरेंट्स आई जस्ट लाइक टू शेयर सम बुक्स। एंड यहीं पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, दीज बुक्स आर नॉट द फाइनल वर्ड ऑन द सब्जेक्ट। आप अगर कोई और बुक कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करें, और आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप उसमें जो है आप उसको अच्छे से कीजिए और उसमें आपका ट्रस्ट होना चाहिए। और here I'd like to give you one statement that I have previously said as well, it is better to read one book thrice rather than reading 3 book once। आप एक किताब को 3 बार पढ़िए rather than reading 3 किताब आप एक एक बार पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी कमांड आएगी, आपकी कॉन्फिडेंस आएगी, और आप एक ही सब्जेक्ट पे डिफरेंट मटेरियल्स पे जाएंगे तो क्या होता है कि मार्केट्स में बहुत सारी मटेरियल्स हैं और आप कहीं ना कहीं आई थिंक दैट यू just be deviated and you just be lost in the books and all। मैं पर्सनली काफ़ी कंपाइल्ड बुक लिस्ट रखा था, और मैंने एक बार डिसाइड कर लिया, मैंने अपने नोटबुक में लिखा, जो कि उसी नोटबुक से मैं आपको अपनी बुक लिस्ट बताऊंगा, और उसको मैंने बड़े पैशनेटली फॉलो किया। आई डिड नॉट लुक फॉर द न्यू मटेरियल्स दैट वर कमिंग इन द मार्केट। मुझे पूरा विश्वास था कि दिस विल कंप्लीट माई सिलेबस सिंस आई हैड ऑलरेडी रीड सिलेबस, और मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। तो बिगनिंग विथ सबसे पहले तो मैं आपको जो कॉमन सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया था प्री और मेंस के लिए, उससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप आर.एस. शर्मा का बुक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी भी आती है और उनकी अपनी भी पब्लिकेशन, उन्होंने खुद भी बुक लिखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने आर.एस. शर्मा से किया था। मिडाइवल आप सतीश चंद्रा से कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 बहुत पॉपुलर बुक हैं, आप सभी को पता होगा। एक तो इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा एंड वेरियस अदर हिस्टोरियंस, और दूसरा स्पेक्ट्रम है जो कि राजीव अहीर सर ने लिखा है, वो आप स्पेक्ट्रम बुक पढ़ सकते हैं। अगला सब्जेक्ट हम लोग ज्योग्राफी का अगर बात करें तो ज्योग्राफी में हमें बस मैं वही बताऊंगा जो मैंने अपने लिए किया एंड दैट वर्कड फॉर मी। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने बस एनसीईआरटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक और क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक, और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे बुक्स हैं, माजिद हुसैन है, जेसी लियोंग है, मैंने कोई बुक इसके अलावा नहीं किया, एंड दिस सफाइज्ड मी एंड दिस हेल्प मी इन प्रीलिम्स मेंस एंड एट ऑल स्टेजेस। अगर इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो मैंने शंकर आईएएस एकेडमी की बुक आती है, बहुत पॉपुलर बुक है, उससे किया था इन्वायरमेंट। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बुक है, उसको आप कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारी चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑन सिनेमा, कैलेंडर्स, ऑल दी चैप्टर्स कैन बी अवॉइडेड, इस चैप्टर को आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी बुक्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप डज द एलिफेंट डांस बाय डेविड मिलोन पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा बुक है, और आप इसको लेटर ऑन करंट अफेयर्स से अपडेट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के लिए आई थिंक करंट अफेयर्स मैगजीन विल सफाइज, आप कोई भी मंथली मैगजीन पढ़िए, दैट वुड हेल्प यू टू सेल थ्रू साइंस एंड टेक। और कुछ सेक्शंस में भी प्रीलिम्स में अभी भी छूट रहा हो तो यू कैन चेक दीज आर जनरल बुक्स, आपको कहीं भी इन बुक्स के बारे में पता चल जाएगा। मेंस का जो कुछ पोर्शन है जो कि पार्टिकुलरली मेंस का है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने अर्जुन देव की एक बुक है उससे किया था, और GS 4 जो है जो कि कम्प्लीटली मेंस का है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसके लिए आप 2 बुक फॉलो कर सकते हैं। लेक्सिकन आप पढ़ने के लिए, और केस स्टडीज़ के लिए जी सुब्बा राव का बुक है, उसमें काफ़ी सारी केस स्टडीज़ हैं, मोर देन 90 केस स्टडीज़, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ छोटा हो तो आई एम श्योर दैट आई अगेन कम अप एंड टॉक अबाउट कंप्लीट बुक लिस्ट इफ़ पॉसिबल, और यू कैन ऑल्सो चेक दिस ऑल आर जनरल बुक्स जो कि आपको सफाइज करेगी, आपको काफ़ी कहीं से भी आपको मिल जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़े, इट्स माय रिक्वेस्ट, बिलीव मी आई रीड वेरी लिमिटेड बुक्स, बहुत ही लिमिटेड जो मैंने आपको बताया है, और उसी को मैं बार बार फॉलो करने में विश्वास रखता था, और आई थिंक आई विद हेल्प ऑफ ऑल दिस आई सिक्योर्ड प्रीटी गुड रैंक, एंड इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ माई बिलीफ इन माई मटेरियल। एंड इफ़ यू थिंक दैट समवेयर समथिंग इज़ लेकिंग बिहाइंड, यू शुड चेक विद द सिलेबस, और आप अपडेट कर सकते हैं उसको। तो अभी मैंने आपको बुक लिस्ट बताया और डिफरेंट बुक्स बताया, उनमें आप एक और बुक ऐड कर सकते हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बुक है, लोहित मटानी IPS हैं सर का बुक है,
वो आप पढ़ सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी शायद उसी बुक में कवर है। और इनकेस अगर नहीं रहता है तो आप योजना का जो है पिक करते हैं, मंथली योजना आपको मिल जाएगा जिसमें टाइम टू टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट पे आते ही रहता है। जब भी कोई डिजास्टर होता है तो योजना कवर्स इन वेरी डिटेल्ड वे एंड इट कवर्स ऑल द डिजास्टर, सो यू कैन रीड दैट। चलिए अब हम आगे कुछ और इशूज़, जनरल इशूज़ पे बात करेंगे जो कि एस्पायरेंट्स एंड इवन दोज हु हैव अपीयर्ड टाइम मोर देन वन टाइम, उनके मन में भी ये सब क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने कुछ अपने ही फ़ोन में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ करेंट अफेयर्स। तो I'd say that current affairs has really become very important in recent times and आपको current affairs की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है क्योंकि आपको प्रीलिम्स में, मेंस में एंड इवन इन इंटरव्यू आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन इंटरव्यू आई वाज आस्क्ड ऑन इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप एंड इश्यूज विथ रिगार्ड्स टू दैट। तो वो क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहेंगे और आपको पूछा जाएगा। अब सोर्स की बात करें, करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो आई वॉज पर्सनली डूइंग द हिंदू न्यूज़पेपर डेली एंड आई डिड इट फॉर मोर देन 2 years। आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी न्यूज़पेपर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है मंथली मैगजीन कीजिए। तो मैं मंथली मैगजीन में विजन IAS की जो मंथली मैगजीन आती है वो करंट अफेयर्स मैं कर रहा था एंड दैट इज़ वेरी डिटेल्ड, दैट इज़ अवेलेबल फ्री इन द मार्केट एंड आप उसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर कोई और मैगजीन करते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। हैव ट्रस्ट इन योर मटेरियल एंड बिलीव दैट दिस इज़ ऑल यू नीड। जस्ट डू नॉट गो फॉर मल्टीपल ऑफ सोर्सेज कि आप इनसाइट से कर रहे हैं और विजन से कर रहे हैं, XYZ प्लेसेस से कर रहे हैं। आप कोई भी पिक कीजिए एंड जस्ट स्टिक टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो काफ़ी टाइम एस्पायरेंट्स पूछते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कितने घंटा पढ़ना है। तो आज भी काफ़ी जगह बोला जाता है कि IAS के लिए लोग 16 घंटा 18 घंटा पढ़ते हैं। मेरा मानना है कि आप कुछ इस तरह की पढ़ाई नहीं करें। सिविल सर्विस और IAS की जो परीक्षा है वो काफ़ी आसान परीक्षा है अगर आप इसको लंबे अंतराल में आप इसके सिलेबस को बांट देते हैं। जैसा कि मैंने आपको 2 year स्ट्रेटेजी बताया, तो आप इसको अगर सिलेबस को लंबे टाइम पे बांट देंगे तो क्या होगा कि काफ़ी आसान हो जाएगा। पर वही अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में करते हैं, 6 month में करते हैं, तो हो सकता है आप कर लेंगे पर मे भी वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाए। तो मेरा मानना है कि 6 से 8 घंटे आप पढ़ाई कीजिए, 1.5 साल 2 साल आप 6 से 8 घंटे पढ़ाई कीजिए और वो क्या होगा कि आपको बहुत ईजिली जो है, बहुत ईजी वे में आप हर स्टेज को क्लियर करते जाएंगे और आपको प्रेशर नहीं फील होगा। तो लेट्स नॉट बिकम बुक वार्म एंड लेट्स नॉट इवन टेरिफाई अदर पीपल, यंग एस्पायरेंट्स दैट आई एम रीडिंग फॉर 18 hours or 16 hours. I think 6 to 8 hours, and once you go for mains then I think reading for 10 to 12 hours would suffice. तो मैं जो है एक फार्मूला यूज़ करता था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो 3+2+3 फार्मूला यूज़ करता था। तो फर्स्टली आई विल सिट फॉर 3 hours। मैंने एक सब्जेक्ट पिकअप किया, फॉर एग्जांपल GS1 का मैंने सब्जेक्ट पिकअप किया। फिर नेक्स्ट 2 hours आई टेक सम गैप, मैं बीच में गैप लेता था और नेक्स्ट 2 hours मैं करंट अफेयर्स किया और उसके बाद फिर थोड़ा गैप लिया। कुछ वीडियोस देख सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, बीच में लोगों से बात कर सकते हैं, दोस्त से बात कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप पढ़ते हैं। तो फिर मैं 3 घंटा लेता था। तो इस तरह से कुछ 6 से 8 घंटे की प्रिपरेशन होती थी और आप न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड तरीका होगा जो कि आई बिलीव दैट दिस वर्कड फॉर मी एंड आप भी अपने हिसाब से 2+2+2+2 करके जैसा भी आपको टाइम फ्रेम लगे एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना के आप फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ अनदर थिंग। उसके अलावा जो हम बात करेंगे नेक्स्ट इशू इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ NCERT एंड इट्स रिलेवेंस। तो there are many times people say that some people say that and some mentors say that 6 से 12 की NCERT कीजिए, 8 से 12 की कीजिए। पर्सनली मैंने NCERT सिर्फ ज्योग्राफी के लिए किया था, ओनली फॉर ज्योग्राफी, और बाकी मैंने स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़े थे विच यू हैव टू डू एनी वे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें।
अगर आपको लगता है कि आप स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हैं तो आई वुड नॉट से दैट यू ड्वेल इनटू द रियल्म ऑफ एनसीईआरटी एंड गेट लॉस्ट इन इट। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास टाइम है, आप एनसीईआरटी भी कर लेंगे और रेफरेंस बुक भी कर लेंगे, तो वेल एंड गुड, आप एनसीईआरटी कीजिए। पर आप अगर नहीं भी करते हैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस, टू बी ऑनेस्ट, आई डिड इवन विदाउट एनसीईआरटी ओनली फॉर ज्योग्राफी। तो आपको ये अपने हिसाब से देखना होगा। अगेन दिस इज नॉट फाइनल वर्ड एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू स्टिक टू। आपको जो भी सूट करे आप इसमें से पिक करें, जो सूट नहीं करे आप डिस्कार्ड करके अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट इशू जो हम लोग बात करेंगे दैट आई हैव डिसाइडेड टू टॉक अबाउट इज डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग। तो मैडम दिस इज माय ओपिनियन दैट आप डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करें, बिकॉज दैट इज़ क्वाइट समथिंग दैट इज़ स्ट्रेंज दैट आप डे 1 से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। तो आप जब आपका जीएस प्रिपरेशन हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि प्री और मेंस का एक साथ करना है, और जब आपका हो जाता है एक ऑप्टिमम लेवल का प्रिपरेशन, तो आप शुरू कर दें। परफेक्शन का वेट नहीं करें कि मैं जो है 100% कर लूँगा फिर मैं आंसर राइटिंग करूँगा, क्योंकि आप मेंस देने के बाद भी, इनफैक्ट इंटरव्यू देने के बाद भी, रैंक लाने के बाद भी आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ है, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ स्टिल मिसिंग। और अभी भी मुझे पर्सनली भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेरा भी छूटा ही हुआ है। तो आप जो है, जब आपका एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होता है तो आप आंसर राइटिंग शुरू करें। पहले अपने घर पे ही करें प्रैक्टिस, अपने दोस्तों से चेक कर पाएँ, वाइट शीट में आप दोनों तरफ लकीर खींच के आप प्रैक्टिस शुरू करें। और आप पहले बहुत मेसी आंसर होगा, बहुत ही गंदा होगा। आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट आंसर एंड आई थॉट दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। आपको एक 250 वर्ड्स का आंसर लिखने में आपको मे बी 15 मिनट लग जाए, मुझे भी 14 मिनट लगा था, बट विथ टाइम आप जो है उसको 7 से 9 मिनट में कर पाएंगे। तो आंसर राइटिंग को थोड़ा टाइम दें, पहले थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करें और उसके बाद आंसर राइटिंग करें। आपको भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि यू डोंट नो समथिंग। सो डू नॉट बर्डन योरसेल्फ अननेसेसरीली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशन। तो मैं आपको बहुत क्लियर वे में कहूँगा कि द ओनली वे, द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग इज़ गाइडेंस। अगर आपको गाइडेंस आपके एल्डर से, सीनियर से, इवन जूनियर से या कहीं भी रिलेटिव से अगर आपको मिल रहा है, तो आई थिंक आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट क्वांटी एसेंशियल और मैंडेटरी टू जॉइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज़ के लिए, आई वुड से दैट आप टेस्ट सीरीज़ में अपना टाइम और अपना जो है वैल्यूएबल मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट मिलेगा और आपकी जो है प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो जैसे कि मैंने कुछ 30 और 35 मॉक्स किए थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो जब मैं रियल एग्ज़ाम दे रहा था तो इनिशियली कुछ मिनट्स में तो ऑफ कोर्स नेचुरली काफ़ी डर लगा, बट देन इट फेल्ट लाइक आई एम जस्ट अपेयरिंग फॉर अनदर टेस्ट. So I'd say the test series is very important and you can join institutions for test series. Otherwise at the end of the day, even if you do coaching, self study is something that is going to help. आपको घर में आके पढ़ना ही पड़ेगा and there is nothing that somebody can just serve you और आप उसको करके क्वालिफाई कर जाएंगे. आपको मेहनत करना पड़ेगा. आप इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं तो हार्ड वर्क इज़ समथिंग दैट यू हैव टू गिव, टाइम इज़ समथिंग दैट यू हैव टू गिव और आपको मेहनत करना पड़ेगा. इसके अलावा मैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आजकल इज़ द यूज ऑफ सोशल मीडिया साइट्स एंड डिस्ट्रैक्शन बाय सोशल मीडिया. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप यू आर ए पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर हिज कंडक्ट और हिज डीलिंग विद सोशल मीडिया, तो आप कोई ज़रूरत नहीं है आप सोशल मीडिया से अचानक से गायब हो जाएं. आप वंस इन ए वीक यूज़ कर सकते हैं. बट थिंग इज़ दैट आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी व्हाट्सएप यूज़ करता था और मेंस के टाइम में मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था. पर क्या होता है कि आप उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं और बार बार जो साउंड होता है, साउंड क्रिएट, आप पढ़ रहे हैं और अचानक से साउंड आ गया और आप मोबाइल उठा के देखने लगे, उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं. आप अपने सोशल मीडिया यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. पर आप जो है
उसको बहुत ही अपने तरीक़ा से कस्टमाइज्ड वे में यूज करें। और गायब होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम से घर में घुस गए और लगातार पढ़ाई ही कर रहे हैं। आप सब कुछ करते हुए भी कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। पर अगर आपको लग रहा है कि आप घंटों घंटों सोशल मीडिया में दे रहे हैं, तो आई रिकमेंड कि ये एग्ज़ाम जो है टाइम मांगता है, मेहनत मांगता है, और डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए थोड़े दिन के लिए। दिस वुड बी वन ऑफ द सेक्रीफाइस दैट यू विल मेक, और बाद में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाद में आप बड़े आराम से सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगला मैं इसी थ्रेड में मैं आपको इन्जॉयमेंट और जो लोग बोलते हैं कि थोड़ा चिलिंग आउट, गोइंग आउट, इसके बारे में भी मैं बोलूँगा। तो मैं बहुत ही एम्फेसिस के साथ बोलना चाहता हूँ कि सिविल सर्विस इज़ नॉट समथिंग जहाँ कि आपको पूरा लॉक्ड अप होकर प्रिपरेशन करना है। आप प्रिपरेशन का टाइम एक्सटेंड कीजिए। और कभी कभी होता है जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं भी नहीं निकल पाया था, लगातार कब सुबह कब शाम हो रही थी पता नहीं चल रहा था। तो उस टाइम पे थोड़ा सा रिग्रेस हो जाता है, इंटरव्यू से 10 दिन पहले हो जाएगा। पर बाकी टाइम में आप थोड़ा इन्वॉल्व रहिए, क्योंकि देखिए समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ रियली हार्ड एग्ज़ाम। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ हार्ड एग्ज़ाम। दिस इज़ सेड टू बी द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम in India, in our country, and perhaps most prestigious exam. तो इसके लिए आपको जो है सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, बट दैट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर ऑन हैप्पीनेस, योर ऑन हेल्थ। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सबसे बात करते हुए, इंटरेक्शन करते हुए अपना प्रिपरेशन जारी रखें। तो इसके लिए मैं अगर आपको पर्सनल खुद का एग्जांपल दूँ तो मेरा हॉबी था मूवी देखना और नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना। तो सप्ते में काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि एक मूवी तो मैं देख ही लेता था, और जब भी मौका आकर लगा तो मैं 2 मूवी भी देख लेता था। और मैं सिलेबस के अलावा नॉन फिक्शन बुक पढ़ता था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते थे प्रिपरेशन में, और थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाता था। तो आप फ्रेंड्स के साथ वीक में एंजॉय करें, बाहर जाएं, मूवी देखें, पार्टी करें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट आपको जो है जब आप स्टडी टेबल पे होते हैं तो डू नॉट थिंक अबाउट all those things, just concentrate on the book and that you are doing, ठीक है। और आप इसको जो है इसको भी आप गलत वे में नहीं लेके दिस पर्सन हैज़ सेड टू पार्टी सो आई विल पार्टी एंड क्वालिफाई, ऐसा भी नहीं है। आपको सब बैलेंस्ड वे में करना है, और जब आपका टाइम आएगा तो यू हैव टू डिवोट ऑल टाइम टू योर प्रिपरेशन, यू हैव टू क्वालिफाई, दैट इज़ द फर्स्ट गोल, एंड आफ्टर दैट आप सब कुछ करते हुए कर सकते हैं। ये चीज़ आपको जो है डिमोटिवेशन से भी बचाएगी। मैनी ए टाइम्स सम ऑफ अस गो इनटू द डिप्रेशन फेज बिकॉज ऑफ लो मार्क्स एंड ऑल, तो उनसे भी बचाएगी। और जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, रनिंग, योगा, एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट विल कीप यू मोटिवेटेड एंड फिट। तो ये बातें हो गई। इसके अलावा अब लास्ट में मैं जो है थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में भी बात करूँगा। इंटरव्यू के बारे में जो है देयर आर वेरियस मिथ्स दैट गोज़ ऑन कि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, या थोड़ा परेशान किया जाता है। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, और मेरा मानना है कि परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आप जो भी अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं उसको अच्छे से समझिए, और उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने जो भी किया है अपने लाइफ में उस चीज़ को मेंशन कीजिए, और उसके बारे में ही जनरल बात की जाएगी। गवर्नेंस, पॉलिटी, स्कीम्स और कंट्री के बारे में आपकी कितनी समझ है, इन सब सामान्य बातों पे बात होता है। इंटरव्यू के नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज रेदर योर पर्सनालिटी। तो आपकी पर्सनालिटी पे बातें होती हैं, और नॉलेज की टेस्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे बहुत थ्योरेटिकल बातें पूछ लेंगे, और बाकी बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होगा। एटलीस्ट आप पहले से तो कुछ भी प्री कॉन्सेप्ट नोशन लेके नहीं जाएं कि इंसर का बोर्ड में इतना मार्क्स मिलता है, इंसर का बोर्ड में कम मिलता है, यहाँ फ़ायदा है, यहाँ घाटा है, यहाँ मुझे ट्रैवल किया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं है। आप हैप्पी मोड में जाएं, खुश होके जाएं, कॉन्फिडेंट होके जाएं, और आप बिल्कुल हैप्पीली निकलेंगे, और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग हैप्पी। In my opinion, it is very, very important that a person should be happy, in positive mood, and should have positive energy around him. And he or she should never think that he is not going to make
मेरा ख़राब हो जाएगा, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, कैसे होगा इतना। आप अननेसेसरली खुद को बर्डन मत कीजिए। एग्ज़ाम आपको ट्रबल नहीं करेगी। आप जो है जब भी खैर मैंने माउंटेन पे चढ़ा, आई डिड नॉट डू माउंटेन क्लाइंबिंग, बट स्टिल वी नो दैट जब भी माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वी जस्ट लुक एट द इमीडिएट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू टेक। और सिविल सर्विस में भी आपको इमीडिएट देखना है। जब आप GS1 कर रहे होते हैं, GS1 का हिस्ट्री कर रहे होते हैं, तो फॉरगेट अबाउट पॉलिटी एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, इंटरव्यू एंड ऑल थिंग, उसको रहने दीजिए। उस समय आप जहाँ हैं प्रेजेंट में रहिए, उस सब्जेक्ट को अच्छे से कीजिए और धीरे धीरे आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल माउंटेन के टॉप पे पहुँच चुके हैं और आपको पता भी नहीं चला, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। So pick up pieces, complete one piece and then move on to next block, and that way you would complete whole block without being troubled and unnecessary अपने आप को burden मत कीजिए। टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी मत सीख कीजिए। आप जब मैंने शुरू में ही कहा कि आपको क्यों ज्वाइन करना है, जब आप ये समझ जाएंगे तो मोटिवेशन भी आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम कि मुझे इस सर्विस के लिए ज्वाइन करना है, लोगों को सर्व करना है, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना है। पॉलिसीज़ में आपको कुछ लग रहा है कि कुछ चेंज लाना है, तो जब आप हायर लेवल पे जाएंगे तो आप वहाँ भी चेंज ला सकते हैं। एज आई गॉट टू नो बाय टॉकिंग टू वेरियस ब्यूरोक्रेट्स एंड सीनियर ऑफिसर्स हु आर इन द सर्विस, तो इस तरह से भी आप चेंज ला सकते हैं। कभी भी ये मत सोचें, मैं कुछ जनरल बातें बताऊंगा कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आपने इंजीनियरिंग किया है, लॉ किया है या आपने ह्यूमैनिटीज़ से किया है, आप रूरल बैकग्राउंड से हैं या अर्बन बैकग्राउंड से हैं। एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, UPSC गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कैंडिडेट्स, और अगर आप मेहनत और लगन से प्रिपरेशन करते हैं तो आप भी टॉप स्कोरर्स हो सकते हैं, आप भी अपने लेवल पे काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ डो नॉट हैव एनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या इट समटाइम इट टेरिफाइज अस दैट आई डोंट हैव रिसोर्स एंड समथिंग, बट आई एम श्योर दैट चाहे वहाँ राह अपने आप दिख जाती है, तो आपको भी वे दिख जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्टे हैप्पी। और इसके अलावा मैं आपके साथ एक कोट शेयर करूँगा जो कि मुझे अपने प्रिपरेशन के टाइम में काफ़ी इंस्पायर किया, कि इट्स बेटर टू स्वेट इन द पीस दैन टू ब्लीड इन द वार। कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल से पहले इतना मेहनत करें कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको कठिनाइयाँ महसूस नहीं हो, उस समय आपको ट्रबल नहीं हो। तो आप पहले ही अपने आप को इतना प्रिपेयर कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मॉक कीजिए, मेंस आंसर राइटिंग कीजिए तैयारी होने के बाद, और इंटरव्यू के टाइम पे आप मॉक कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे और आपको रियल एग्ज़ाम में ऐसा फील नहीं होगा कि दिस इज़ समथिंग न्यू आई एम डूइंग, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि बी हैप्पी, बी पॉजिटिव and always have confidence in yourself that I am going to qualify. If I could make in maiden attempt at age of 22 with rank of 54, then all of you can do it. I had humanities as subject and then I chose different optional. So see, this journey is different to different person. आपके लिए कुछ बातें इसमें से आपको सूट कर जाएगा, कुछ में भी आपको सूट नहीं करे। तो आपको जो सूट करता है दैट यू हैव टू कीप, एंड समथिंग दैट डज नॉट सूट विथ यू, आप उसको लेट इट गो। देयर इज़ नथिंग, आई एम नॉट द फाइनल अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट, लाइक यू ऑल्सो फ्यू डेज बैक आई वॉज जस्ट एस्पायरेंट, और आज मुझे मौका मिला तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। होप इट हेल्प्स and wish you all the best. I'm very sure that all of you are going to qualify this examination. Always have that confidence in you. Thank you. And at last, I'd like to thank DKT for providing me this great opportunity to share my experience. All the best to all of you.